अयोध्या से क्यों डरे राहुल गांधी? कांग्रेस ने दिलाया राम मंदिर का हक, बाबरी मस्जिद का दरवाजा राजीव गांधी ने खोला। शाहबानों को हक न दिलाने में फेल हुए राजीव गांधी ने भगवादारियों को दिलाया हक। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बीजेपी की देन नहीं है अयोध्या राम मंदिर। बीजेपी ने किया कांग्रेस को किनारे, राहुल को 20% दिलाएगा राजगद्दी। नमस्कार, SP9 न्यूज देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक खास प्रोग्राम में। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद लगभग 200 सालों से काफी सुर्खियों में रहा, लेकिन कोई भी सरकार इस मुद्दे पर खुलकर बात करने से कतराती रही। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी इस मुद्दे पर बात करने से परहेज किया। अंग्रेज चाहते थे अगर भारत पर राज करना है तो जाति, धर्म और समुदाय में लोगों को बांटकर राज किया जा सकता है। यही वजह थी कि अंग्रेजी हुकूमत ने भी कभी इन मुद्दों को प्रमुखता से नहीं लिया। कई बार हिंदू अनुयायी ने राम जन्मभूमि पर हिंदुओं का अधिकार मांगा, लेकिन किसी भी सरकार ने इस मुद्दे पर खुलकर बात नहीं की। हालांकि राजीव गांधी की एक मजबूरी ने 1987 में बाबरी मस्जिद का दरवाजा खोलने और हिंदुओं को पूजा पाठ कराने की अनुमति दिलाने का कार्य किया और इसे हिंदू मंदिर के रूप में कुछ अधिकार दिलाए। इसके बाद कई कानूनी दांव पेच चले गए और इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को हुआ और बीजेपी ने राम मंदिर को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया। जी बिल्कुल, ये बात लगभग 1989 की है, जब LK आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर मुद्दे को प्रमुखता से आम जनता के बीच उठाया और लेकर गई। लेकिन इससे पहले उन्होंने 1984 में LK आडवाणी के नेतृत्व में राम जानकी रथ यात्रा भी निकाली, जिसके चलते 27 जुलाई 1984 को राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन हुआ और एक मोटर का रथ बनाया गया जिसमें राम जानकी की मूर्तियों को अंदर कैद दिखाया गया। 25 सितंबर को ये रथ बिहार के सीतामढ़ीगढ़ से रवाना हुआ और 8 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचते पहुंचते हिंदू जन समुदाय में आक्रोश और सहानुभूति पैदा हुई, जिसमें मुख्य मांग ये थी कि मस्जिद का ताला खोलकर जमीन मंदिर निर्माण के लिए हिंदुओं को दे दिया जाए। इसके लिए साधु संतों का राम जन्मभूमि न्यास बनाया गया। वहीं रथ यात्रा लखनऊ से होकर दिल्ली पहुंची, लेकिन 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या के कारण 2 नवंबर को विशाल हिंदू सम्मेलन और आगे के कार्यक्रमों को स्थगित करना पड़ा। इसी दौरान बजरंग दल की भी स्थापना 8 अक्टूबर 1984 को अयोध्या में हुई और इसके बाद 1984 में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 2 सीटें हासिल हुई और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार में आई। लेकिन एक छोटी सी रथ यात्रा से बीजेपी ने लोगों की इतनी सहानुभूति हासिल की कि राम मंदिर का मुद्दा विपक्षियों के लिए अहम मुद्दा बन गया। इसी दरमियान राजीव गांधी ने मुस्लिम पक्ष के लिए एक बिल पास करवाया जिसमें हिंदुओं के बीच राजीव गांधी की छवि धूमिल हुई और उन्होंने अपनी छवि सुधारने के लिए हिंदुओं को एक बड़ी सौगात दी। वो सौगात बाबरी मस्जिद का दरवाजा हिंदुओं के लिए खोलकर पूजा की अनुमति और हिंदू मंदिर के कई सारे अधिकार दिलाए। लेकिन इस मुद्दों को लेकर बीजेपी ने कभी भी कांग्रेस को क्रेडिट देने से साफ साफ इनकार कर दिया, जबकि असली राम मंदिर का अधिकार दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस के राजीव गांधी, जो राहुल गांधी के पिता हैं, उन्होंने दिलाई। आज 37 साल बाद बीजेपी रामलल्ला पर अपना पूरा अधिकार और एकाधिकार मानती है। यही वजह है कि अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में पक्ष ने कई विपक्षी पार्टियों को दरकिनार किया। यहाँ तक कि राहुल गांधी, जिनके पिता राजीव गांधी ने कानूनी दांव पेच चलकर रास्ता अपनाकर दरवाजा खोला, उनके वारिस को भी साइडलाइन कर दिया गया। आइए राम मंदिर से जुड़े हुए कुछ मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। राम मंदिर का सूत्रधार।
देखिए, शाहबानो के मामले ने भी लगातार बीजेपी के लिए एक ऐसा मामला मंच या तैयार किया जो कहीं न कहीं उनको फ़ायदा देने वाला बना, क्योंकि जब शाहबानो का मामला सामने आया उसके बाद कोर्ट ने तय किया कि उनको जो गुजारा भत्ता है वो मिलना चाहिए, लेकिन राजीव गांधी सरकार ने उसी 87 के आसपास एक कानून पारित किया जिसमें कहीं न कहीं इसको उलट दिया गया, और जो मुस्लिम दबाव उनके ऊपर था कहीं न कहीं उसको देखते हुए उन्होंने इतना महत्वपूर्ण कह सकते हैं एक बिल पास करवा लिया जो है संसद के अंदर। उसके बाद लगातार उनकी हर तरफ आलोचना हुई, लगातार उनको जो है इस कानून के लिए जो है कई तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। और ये भी कहा जाता है कि यही वो दौर था जब 87 में राजीव गांधी ने जो विवादित स्थल था उसके जो है ताले खुलवाए, उसमें जो है पूजा करने का हक एक तरीके से लगातार लंबे समय से कहीं ना कहीं हिंदुओं के द्वारा मांग की जा रही थी, उसको भी उन्होंने ओपन कर दिया। तो यही वो मामला था जिसकी वजह से लगातार शाहबानो का भी नाम इस पूरे के पूरे मामले से जुड़ गया। और चूंकि बीजेपी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को भुनाना चाहती थी, इस मामले पे अपना जो है राजनीतिक एंगल भी कहीं ना कहीं उसको जो है साधना था, इसीलिए तमाम सारे मुद्दों को उसने उछाला और कई तरह की यात्राएं करके कई तरह से इस मामले के ऊपर अपना जो है आक्रामक रुख अपनाकर कहीं ना कहीं जो राजीव गांधी सरकार थी उसको घेरने का काम किया। और इसको बीजेपी के लिए फ़ायदे की बात भी कही जा सकती है, क्योंकि जिस पार्टी के पास 84 में 2 सीटें थीं और 89 में उसके पास आते आते 85 सीटें हो जाती हैं, 1991 में उसके पास 120-25 के आसपास सीटें हो जाती हैं, तो आप मान सकते हैं कि इन जो मुद्दों ने खासकर बीजेपी के लिए किस तरह से अपनी जो पॉलिटिकल इमेज थी वो बेहतर करने का, सुधारने का और मजबूत करने का कहीं ना कहीं काम किया। राम मंदिर पूजा का अधिकार। इस समय राम मंदिर को लेकर के लगातार श्रेय लेने का दौर जारी है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कमलनाथ ये दावा करते हैं कि राजीव गांधी ने ही राम मंदिर का ताला खुलवाया था 1986 में। लेकिन आखिरकार इस बात की हकीकत क्या है? क्या वाकई जो है राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था? इस पूरे मामले पर एक इंटरव्यू में जो बात निकल करके सामने आई और उस समय पीएमओ में रहे वजाहत हबीबुल्ला ने इस पूरी बात का खुलासा किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब ये फैसला आया था उस समय के जिला न्यायाधीश के पांडे की तरफ से इस पूरे मामले पर, उसके बाद अरुण नेहरू जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने इस पूरे मामले पर उस समय राजीव गांधी से बिना मशवरा किए इस पर जो है अमल करवाया और मंदिर का ताला खुलवा दिया गया। खुद राजीव गांधी इस पूरे मामले पर यह कहते हैं कि उनको इस बात का इल्म तक नहीं था, उन्हें पता तक नहीं था कि ताला खुलवा दिया गया है। अब ऐसे में कई तरीके की गलत फहमियाँ भी सामने आ गई और इस पूरे मामले पर जिस तरीके से ये बातें कही जाती रही कि इशरत बानो वाले केस को दरअसल पलटने के लिए या फिर आप कहें कि उस केस पर जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कहा था कि सेक्शन 125 के तहत जो महिला अपने पति से अलग हो जाती है फिर तलाक दे दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं भरण पोषण के लिए पैसे के लिए मुतालबा कर सकती है। और ये फैसला सुनाने के बाद कोर्ट ने बाज़ाब्ता ये भी कहा था कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में किसी भी तरीके की दखल अंदाजी नहीं है। अब इस मामले पर एक बड़ी जानकारी ये निकल करके सामने आती है, उस समय किशनगंज से कांग्रेस पार्टी के सांसद एमजे अकबर जो अभी भाजपा में हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर राजीव गांधी को मशवरा दिया कि वो इस फैसले को बदलें ताकि इससे कहीं ना कहीं उनकी जो आप कह सकते हैं कि वो राजनीतिक साख जो अल्पसंख्यक समुदाय में है वो बची रहे। अब इसको लेकर के इस समय जबकि 22 जनवरी को इस पूरे मामले को लेकर के एक बड़ा दिन माना जा रहा है, राम मंदिर का जो है उद्घाटन होने जा रहा है, तो ऐसे में अब तमाम तरीके से जो है इस पर जो है राजनीतिक चेहरे जो हैं वो बाहर निकल करके श्रेय लेने की जो है होड़ में लग गए हैं। कमलनाथ हो या फिर और कई बड़े चेहरों ये दावा करते हैं कि राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था, लेकिन जो हकीकत है मैंने आपको बताया कि राजीव गांधी खुद इस बात को नहीं जानते थे। उस समय फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जज थे एम के पांडे, उन्होंने इस पूरे मामले पर फैसला लिया था क्योंकि उनकी अदालत में एक याचिका जो है वो पहले से लंबित थी और वो फैसला जो है कहा जाता है कि 1 फरवरी 1986 के लगभग आया था और उसके बाद इस जो है पूरे आप कह सकते हैं फैसले को कहीं ना कहीं लागू करवाया था अरुण नेहरू जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हुआ करते थे। कानूनी दांव पेच का अधिकार।
देखिए बिल्कुल, और राम मंदिर को लेकर जिस तरह की लड़ाई लगातार लड़ी जा रही थी, लेकिन 87 के बाद यानी कि 1987 के बाद ये लड़ाई तेज़ इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पर जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने जब ताले खुलवाए इसके बाद बीजेपी को ये मुद्दा महत्वपूर्ण लगा। हालांकि लड़ाई पहले से ही वो लड़ते हुए नजर आ रहे थे। 1984 में भी सीतामढ़ी से लेकर एक कह सकते हैं रथ यात्रा शुरू हुई थी। उसके बाद जो है 87 के बाद जब ये ताले खोले गए उसके बाद एक बार फिर जो है बीजेपी और तमाम जो दल थे, कह सकते हैं कि चाहे वो आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, इन्होंने मिलकर एक तरीके से 89 के बाद जो इन्होंने एक रथ यात्रा शुरू की और उसके बाद लगातार जो इसका प्रभाव है, जो इसका कह सकते हैं कि एक लीगल तौर पर भी है, वो लगातार बढ़ता चला गया। कानूनी लड़ाई जो थी वो भी लगातार इसको बढ़ चढ़ के आने लगे क्योंकि 92 के बाद जब इस तरह विध्वंस हुआ उसके बाद तमाम लोगों पर, चाहे अडवाणी हो या कोई लोग हों, इनके ऊपर कानूनी जो कह सकते हैं शिकंजा भी कसा जाने का लगातार कह सकते हैं दबाव बनाया जाने लगा। और इसीलिए कहा जाता है कि राजीव गांधी ने जिस तरह से 87 में इस जो कह सकते हैं कि विवादित स्थल के जब ताले खुलवाए उसके बाद से लगातार ये मुद्दा बीजेपी के लिए एक ऐसा मुद्दा बना जो कहीं ना कहीं उनकी जो पॉलिटिकल कह सकते हैं अप्रोच थी, इमेज थी, उसको भी उसने बदलने का काम किया। क्योंकि 84 में बीजेपी के पास 2 सीटें थीं, 80 कह सकते हैं कि उसके बाद जब 89 में आते आते उनके पास ये लगभग 85 सीटें हो गई। 91 के चुनाव में उनके पास 120-25 के आसपास सीटें हो गई। तो ये बताता है किस तरह से बीजेपी को इस मामले ने न सिर्फ कह सकते हैं कि पॉलिटिकल फ़ायदा दिया बल्कि उनको एक तरीके से अपनी पार्टी को बिल्ड करने का मौका भी दिया। बीजेपी को दिया मुद्दा राम मंदिर का मुद्दा, जिसको लगातार बीजेपी अपने राजनीतिक फायदे के लिए उठाती है और यहाँ पर अपना हिंदुत्व वोट बैंक बनाती है। लेकिन कहा जाता है कि मुद्दा कहीं ना कहीं राजीव गांधी ने ही भारतीय जनता पार्टी को दिया था। जब यहाँ पर साहबानों का पूरा केस हुआ और उसके बाद अदालत के फैसले के बाद जब नया कानून बनाकर यहाँ पर इंसाफ दिलाया गया तो उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि राजीव गांधी और कांग्रेस यहाँ पर मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। पर्सनली यहाँ पर देखा जाए तो राजीव गांधी के ऊपर कई सारे बयान आने लगे, उनको टारगेट किया जाने लगा और इसके बाद यहाँ पर फैसला लिया गया कि अयोध्या में जो रामलला विराजमान हैं उनकी पूजा अर्चना के लिए हिंदुओं के लिए उसके कपाट खोल दी जाएंगे। और उसके बाद से ही लगातार इस मुद्दे ने वहाँ पर जो है तूफान पकड़ लिया। लगातार यहाँ पर फिर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी राजनीति करना शुरू कर दिया। 86-87 का वो दौर और उसके बाद आता है 90 और 92 के बीच का वो दौर जब यहाँ पर कई सारी गतिविधियां हुई और भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को अपने लिए मोड़ लिया। और अब 2024 तक यहाँ पर राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने वोट बटोरते हुए नजर आ रही है। और अब यहाँ पर 22 जनवरी 2024 को मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उसको लेकर भी लगातार बीजेपी अपना वोट बैंक बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर उस समय वहां पर कपाट नहीं खुलते तो यहाँ पर बीजेपी के पास कभी राजनीति करने का यह मुद्दा होता ही नहीं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है क्रेडिट बीजेपी पूरा खा रही है, लेकिन यहाँ पर कई और भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इसमें योगदान रहा है जिसको कहीं ना कहीं भुलाया जा रहा है। और खुद ये पूरा जो क्रेडिट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे लोग खा रहे हैं जो कहीं ना कहीं उनको दरकिनार करना चाहते हैं। यानी लगातार देखा जाए तो 2024 में फिर दोबारा राम और राम मंदिर ही भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बैंक का सहारा बन गई है। सबसे ज्यादा खोया 22 जनवरी 2024 इस तारीख का और इस साल का सबको इंतजार था। शायद ये तारीख एक ऐतिहासिक दिन भी साबित होने वाली है। बता दें आपको कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होना है और यहाँ रामलला की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। लेकिन जहां एक तरफ राम मंदिर को लेकर चर्चा तेज है, वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर और अयोध्या को लेकर राजनीतिक दलों ने राजनीति करनी शुरू कर दी है। यहां तक कि आपको बता दें कि 22 जनवरी जिस दिन यहां पर उद्घाटन होने वाला है, 22 जनवरी तक अभी तक आप देखना कि किस किस नेता के और राजनीतिक दलों के क्या क्या बयान सामने आएंगे। यहां तक आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने तो ये भी कह दिया कि बिहार से यहाँ पर जो है यहाँ कहते वो नजर आए हैं कि रामलला को मोदी जी की जरूरत नहीं है। तो देखिए इस प्रकार के बयान आने शुरू हो चुके हैं और अभी तो यहाँ पर दिन बचे हैं, लेकिन जैसे 22 जनवरी पास आएगा उससे पहले यहाँ पर कुछ जो बयान है वो भी ऐसे आएंगे जो विवादित साबित हो सकते हैं।
इसी बीच आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी भी यहाँ राम मंदिर को लेकर काफी कुछ कहती सामने आई है, जिसमें कि आपको बता दें कि यहाँ अखिलेश यादव ने तो ये भी कह दिया है कि अगर भगवान किसी को बुलाएंगे तो वो जरूर जाएगा, किसी को न्योता देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और कोई भी नेता राम मंदिर में जा सकता है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि आखिरकार राम मंदिर बनने से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने क्या खोया है, ये भी आपको बता दें। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर यह भी चर्चा सामने आई है कि राम मंदिर का मुद्दा राजीव गांधी ने यहाँ पर उठाया था। इसी बीच आपको बताते चले कि राजीव गांधी का नाम बार बार यहाँ पर आ रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि यहाँ सोनिया गांधी को आमंत्रित किया गया है राम मंदिर के लिए, लेकिन यहाँ देखा गया तो राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को एक विवादित के तौर पर लेकर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी को उसमें क्या घाटा होगा वो भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ राम मंदिर बनने से कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं और ज्यादा नीचे डूबती जाएगी। अब चाहे इसको आप राजनीतिक मुद्दा समझ लीजिए कि लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक जीत का मुद्दा बनाया। अब यहाँ पर यह भी देखना है कि आखिरकार राम मंदिर से लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को कितना असर पड़ेगा और कांग्रेस को इससे कितना नुकसान होने वाला है। रथ यात्रा ने जगाया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक रथ यहाँ पर नजर आ रहा है और रथ पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी के दिग्गज नेता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक लाल कृष्ण आडवाणी इस रथ पर विराजमान है। ये रथ है उस रथ यात्रा का जो बीजेपी ने 26 सितंबर 1990 को शुरू की थी और इसका लक्ष्य था कि 30 अक्टूबर तक ये अयोध्या पहुंच जाएगी। दरअसल जब भारतीय जनता पार्टी ने राम रथ यात्रा शुरू की 26 सितंबर 1990 को, तो ये रथ यात्रा गुजरात के सोमनाथ मंदिर से पार्टी ने शुरू की थी और पूरी तरीके से देश में हिंदुत्व की लहर को और भी ज्यादा मजबूत करने का पार्टी का लक्ष्य था। साथ ही साथ पार्टी का यह भी लक्ष्य था कि हिंदू जितनी भारी मात्रा में एकजुट इस रथ यात्रा से होंगे, उतनी ही भारी मात्रा में वे आगामी लोकसभा चुनावों में, आगामी विधानसभा चुनावों में तमाम राज्यों के जो होंगे उसमें हमें एकजुट होकर के वोट देंगे। लेकिन यह रथ यात्रा की अगर बात की जाए तो पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि जिस तरह से 26 सितंबर 1990 को बीजेपी ने यह रथ यात्रा शुरू की जिसका लक्ष्य था कि 30 अक्टूबर तक ये अयोध्या पहुंच जाएगी, उस बीच आ गई थी 23 अक्टूबर। जब 23 अक्टूबर को लाल कृष्ण आडवाणी की इस रथ यात्रा को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रोक दिया था और लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। लेकिन यह रथ यात्रा पूरी तो हो नहीं पाई थी, पर बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी का जो यहां पर लक्ष्य था कि हिंदुत्व को यहां पर पूरी तरीके से एक किया जाए, हिंदुत्व के नाम पर जो लोग हैं उन्हें एकजुट करके अपने पाले में लिया जाए आगामी चुनावों के लिए, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो तमाम राज्यों की, वो करने में बीजेपी पूरी तरीके से कामयाब हो गई थी। और यही परिणाम था कि इस रथ यात्रा के बाद जो देश भर में राम और अयोध्या के नाम की जो लहर उठी, उस लहर ने बीजेपी को 2014 में भी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आखिरकार ला ही दिया था और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने देश की 543 लोकसभा सीटों में से 300 का आंकड़ा पार कर दिया था और उसमें बड़ी भूमिका रही है अयोध्या और रामलला। सेकुलरिज्म से सबसे ज्यादा नुकसान। सेकुलर पार्टियों को लेकर के जो झंडा बरदारी इस समय कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्या वाकई कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा मिलने वाला है या फिर उनको राजनीतिक नुकसान जो है वो उठाना पड़ेगा? दरअसल इस समय जिस तरीके से राजनीति ने करवट ली है 2014 के बाद से ही, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि विचारधारा की राजनीति कहीं रही नहीं है। हर पार्टी सत्ता में आने के लिए तरह तरह के बदलाव जो है वो करती है। यहाँ तक कि भाजपा भी पीडीपी के साथ गठबंधन कर जम्मू कश्मीर में सरकार चलाती है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी भले ही ऊपरी सतही तौर पर ये दिखाने की कोशिश ज़रूर करती है कि वे जो है सेकुलर हैं, लेकिन अगर शिवसेना से गठबंधन हो चुका था आपका, आपने सरकार चलाया, तो क्या उसके बाद ये माना जाए कि कांग्रेस भी अपने उस मार्गदर्शन पर चल पा रही है? हालांकि इससे पहले अगर हम बात करें जो कांग्रेस
का एरा रहा जब कांग्रेस पार्टी जो है एक वाहिद ऐसी पार्टी मानी जाती थी कि केंद्र में सरकार अगर बनेगी तो कांग्रेस की ही बनेगी, इतनी मजबूत स्थिति थी। लेकिन आज राजनीतिक हालात बदल चुके हैं। आज ये कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस को आने वाले 5, 7, 8, 10 वर्षों में भी सत्ता में वापसी करना है तो अभी से उनको तैयारी करनी पड़ेगी। और ये जो सेकुलरिज्म का जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो ढेला ढोया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, क्या वाकई इसका उन्हें फायदा मिलने वाला है? राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर के कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिए, उनको निमंत्रण भेजा गया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को वहां जाना चाहिए, वहां पर जाकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उस ट्रैप में फंसने से बचना चाहिए, चूंकि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। और अगर कांग्रेस पार्टी या अन्य कोई भी विपक्षी दल इससे जो है किनारा कशी इख्तियार करता है तो साफ तौर पर वो आने वाले दिनों में भी भाजपा को खुले तौर पर इस मामले पर राजनीति करने के लिए एक तरीके से छूट दे रहा है। हिंदुओं के लिए बाबरी मस्जिद का दरवाजा खुलवाने में और हिंदुओं को पूजा का हक दिलवाने में सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता राजीव गांधी का था, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। शाहबानों का मुद्दा दबाकर मुस्लिमों को खुश करना, राम भक्तों के लिए बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर हिंदुओं को पूजा का हक दिलाकर खुश करना हर तरफ से कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदायक रहा। उन्हीं के द्वारा बनाए हुए रास्ते पर बीजेपी जीत का परचम लहराने की बात कर रही है और राहुल गांधी बैरागियों की तरह न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, जबकि प्राण प्रतिष्ठा समारोह का एक यजमान राहुल गांधी भी हो सकते थे। लेकिन इनकी सेकुलर सोच ना हिंदुओं को एकजुट कर पा रही है और ना मुसलमानों को एकजुट कर पा रही है। मुसलमान भी अब तीसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं और हिंदू भी इन्हें हैंगा दिखा रहे हैं। बहरहाल 2024 के लोकसभा चुनाव के चलते न्याय यात्रा से कांग्रेस और रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा से बीजेपी को किसे सबसे ज्यादा फायदा होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस और बीजेपी की राजनीतिक दांवपेच के चलते किसकी होगी जीत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।